हेलो दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है करंट अफेयर की पहली क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और करंट अफेयर की पहली क्लास जो क्लास होगी वो 4, 5 और 6 जनवरी की होगी। 4, 5 और 6 जनवरी की होगी, ठीक है। तो डियर चाइल्ड, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम तय किया है। एक तो जो आपकी स्टैटिक जीके होती है उसका एक टॉपिक छोटा सा करंट जीके स्टार्ट करने से, करंट से रिलेटेड होगा। करंट जीके से स्टार्ट करने से पहले आपको मैं उसको थोड़ा सा बताऊं। अगर जैसे कल मैंने भारत रत्न बताया था, तो आज दूसरी वीडियो में लेके आया हूं। इस दूसरी वीडियो में आज आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री मैं आप लोगों को बताऊंगा। डियर चाइल्ड, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, शेयर करना ना भूले। और आइए शुरुआत करते हैं हम लोग किसको, आपकी करंट अफेयर में पहला जो टॉपिक है, सवाल से नहीं मैं स्टार्ट करूंगा। मैं आज आप लोगों को भारत के टॉप 4 पुरस्कारों के विषय में बताऊंगा, जिनमें से एक पुरस्कार के विषय में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जिनमें से एक पुरस्कार के विषय में मैं अपने आप से आप लोगों को बता चुका हूं। आज दूसरा पुरस्कार, अगले 3 पुरस्कार जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसमें नंबर 1 था भारत रत्न। भारत रत्न, जिसको मैं इससे पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। भारत रत्न के विषय में सब डिटेल्स जो छोटी मोटी रह रही उनको भी धीरे से करके मैं पढ़ा दूंगा। नंबर 2 पे आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। नंबर 3 पे आता है आपका पद्म भूषण। नंबर 4 पे आता है आपका पद्म श्री। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि बताइए निम्न में से सबसे छोटा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न को तो आप सब लोग जानते ही भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन अब अगर इन तीनों में देखें तो इनके सबके नाम एक जैसे हैं। तो कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, पद्म विभूषण में 4 अक्षर, तो ये इन पद्म में सबसे बड़ा, भूषण में 3 अक्षर, पद्म भूषण विभूषण से छोटा, पद्म श्री में 1 अक्षर श्री, तो ये सबसे छोटा। यानी कि नंबर 1 पे भारत रत्न, नंबर 2 पे पद्म विभूषण, नंबर 3 पे पद्म भूषण, नंबर 4 पे पद्म श्री। तो भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मैंने आप लोगों को बताए। इन 4 नागरिक सम्मानों पे आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, इन सारे के सारों का प्रारंभ 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किसका? भारत रत्न का, पद्म विभूषण का, पद्म भूषण का और पद्म श्री का। जैसा आप लोग जानते हैं, मैं पद्म विभूषण के विषय में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। सॉरी, भारत रत्न के विषय में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज पहली जो कक्षा होगी वो होगी भैया पद्म भूषण के लिए। पद्म भूषण, तो पद्म भूषण, सॉरी विभूषण, जो पद्म विभूषण है, ये पुरस्कार दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है ये, जो है अब तक, कब, 2020 की हम लोग बात करें, 2020 में 7 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को दिया गया है। 2020 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है। वैसे तो 7 के 7 व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री कौन थे भैया? शिंजो आबे। शिंजो आबे, जिनको इस पुरस्कार से नवाजित किया गया, यह पुरस्कार दिया गया। वैसे तो 7 के 7 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? शिंजो आबे, जिसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर होगी बात सर? उसके बाद आता है दूसरा पद्म भूषण। उसके बाद नंबर 2 पे आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण, अगर हम लोग पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण आप देख भी रहे होंगे, तीसरे नंबर का छोटा पुरस्कार है, यानी कि तीसरे नंबर पर आने वाला पुरस्कार है पद्म भूषण। और तो इस पद्म भूषण को अब तक किसको दिया गया है? जो 2020 में 16 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। 2020 में कितने व्यक्तियों को? 16 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। सबके सब व्यक्ति क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये चीजें हम लोग
पढ़ाते हुए बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका पद्मश्री। पद्मश्री, जो पद्मश्री पुरस्कार है तो चौथा सर्वोच्च सम्मान है। इस सबसे नंबर 1 पे कौन सा बताया, भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे पर कौन सा बताया मैंने, पद्मश्री पुरस्कार आप लोगों को बताया। तो चौथे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा भैया, पद्मश्री पुरस्कार है चौथे नंबर का पुरस्कार। तो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। पद्मश्री पुरस्कार की अगर बात करूं, यह जो है 2018 में 2020 में 118 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया, 118 व्यक्तियों को दिया गया है, 118 व्यक्तियों को। अब मैं आप लोगों को आपको बताता हूं कि ये पुरस्कार, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं, ये भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दूसरी कहानी इसी पे हम लोग चर्चा करें कि जो भारत रत्न था, कौन सा, भारत रत्न, और ये सब अब तक कब नहीं दिए गए हैं, कब किन किन वर्षों में नहीं दिए गए हैं, अब तक किन किन वर्षों में नहीं दिए गए हैं। तो अब तक भैया 4 बार नहीं दिए गए। कितनी बार नहीं दिए गए मेरे बच्चा, 4 बार नहीं दिए गए। एक तो 1978, 1979 जब जनता सरकार बनी थी तो उसने इन पुरस्कारों को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और उसके बाद में 1993 और 1997 में इन पुरस्कारों को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये एक मैंने भारत रत्न से रिलेटेड आपको छोटी सी कहानी सिखाई। इसके साथ ही आगे मैं एक चीज और आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अब हम लोग कक्षा को क्या करेंगे, थोड़ा कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उससे रिलेटेड बातें, चलो खैर वहीं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 सवाल पे आपके साथ लेके आता हूं। नंबर 1 सवाल क्या कहता है, यस, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। डियर चाइल्ड, कहता है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ब्रेल दिवस। जरा हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। विश्व ब्रेल, सबसे पहली बात तो क्या है, ये जो जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता उनके लिए प्रारंभ की गई एक लिपि है जिसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। भाई साहब, सबसे पहली बात तो है कि ब्रेल लिपि किसके द्वारा प्रारंभ की गई। मुद्दा यह आया कि भैया ब्रेल लिपि किसके द्वारा प्रारंभ की, सबसे पहला सवाल तो यही आया। तो ब्रेल लिपि को लुईस ब्रेल द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया, लुई ब्रेल द्वारा स्थापित किया गया। लुई ब्रेल द्वारा स्थापित किया गया है। लुईस ब्रेल द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि लुई ब्रेल ने क्या बताया, ब्रेल लिपि के विषय में बताया। इस ब्रेल लिपि में टोटल कितने अक्षर होते हैं, ये हमसे पूछा गया कि बताइए ब्रेल लिपि में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो ब्रेल लिपि में 64 अक्षर होते हैं। चिन्ह कह सकते हैं या बिंदु कह सकते हैं। 64 अक्षर होते हैं ब्रेल लिपि में। कुल मिलाकर कितने अक्षर होते हैं, 64 अक्षर होते हैं, ठीक है नहीं। और 12 बिंदुओं से इसको प्रारंभ किया गया। 12 बिंदु मिला के, 12 बिंदु। जब प्रारंभ में था तो 12 बिंदु, लेकिन बाद में इनको 12 को 6-6 के टुकड़ों में तोड़ दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि ब्रेल लिपि के जो अक्षर बनते हैं कितने बिंदुओं से मिलकर बनते हैं, तो 12 बिंदुओं से मिलकर बनते हैं, था 6-6 बिंदुओं से मिलकर इसका निर्माण होता है, अक्षरों का निर्माण होता है, जिनकी ये उभरे हुए कागज के ऊपर उभरे हुए स्थान होते हैं, जिस पर बच्चा क्या करता है, उंगली फेरकर इनको पहचान करने की कोशिश करता है। तो मुद्दा आया ये कि भैया विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी। 4 जनवरी मेरे बच्चे, 4 जनवरी यानी कि इस तिथि को क्या हुआ होगा, लुई ब्रेल्स का जन्म हुआ होगा, क्योंकि इसने जो है क्या किया था, इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो आप ध्यान देंगे, ये जो लुईस ब्रेल था ये फ्रांस का था। कहां का था, फ्रांस का था। क्लियर होगी बात सर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। और बच्चे अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो जब मैं अपलोड कर दूंगा इसको तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। यस, अगला सवाल आया, कहता है किस राज्य में की सरकार ने घाट पेयजल योजना प्रारंभ की है।
इन्होंने कह रहा है किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना प्रारंभ की है, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना प्रारंभ की है। मेरे सामने क्वेश्चन आया, कहता है किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना को प्रारंभ किया है। तो विद्यार्थी देखो, आप ध्यान लगा के, घाट पेयजल योजना निम्न में से किस राज्य में हो सकती है, सबसे ज्यादा घाट निम्न में से किस राज्य में हो सकते हैं। तो आप देखेंगे घाट पेयजल योजना, सी आंसर जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें क्या था बेटे, दूर दूर तक पानी ले जाने की समस्या का निदान किया गया और पीने योग्य पानी को प्रदान करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन लेके मैं आपकी स्क्रीन पर आता हूं। यस, भारत का पहला टेस्टेड थियान सिस्टम किसने लॉन्च किया? देखो ध्यान से सुनना, थियान सिस्टम को किसने लॉन्च किया? सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भैया ये है क्या, बेसिकली थियान है क्या। मुद्दा ये है कि थियान क्या है, सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से क्या है, ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है। ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं थियान क्या है। ये ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन से आप लोग समझते होंगे, जो रास्ता दिखाने वाला होता है उसको क्या कहता है, नेविगेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है नहीं। ये इसका जो निर्माण है, पहला टेस्ट जो किया गया आईआईटी हैदराबाद द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आईआईटी हैदराबाद। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? आईआईटी हैदराबाद द्वारा किया गया। आईआईटी हैदराबाद द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया बेटे? आईआईटी हैदराबाद द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। क्लियर होगी। अब मुद्दा ये आता है कि बताइए भारत में कुल कितने आईआईटी हैं, क्योंकि आईआईटी का जिक्र आया, तो भारत में कुल कितने आईआईटी हैं? भारत में आईआईटी की संख्या 23 है। टोटल आईआईटी कितने हैं भारत में भैया? 23 आईआईटी है भारत में, टोटल 23 आईआईटी है, ठीक है, जिनमें से एक हैदराबाद भी है। तो ये आईआईटी भारत की सबसे पुरानी कौन सी है? तो सबसे पुरानी आईआईटी, भारत की सबसे पुरानी आईआईटी कौन सी है? तो आप बताएंगे आईआईटी खड़गपुर। और ये खड़गपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आईआईटी खड़गपुर, और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी आईआईटी कौन सी है? खड़गपुर। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो आप बताओ रुड़की। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरे बच्चे। अब वर्तमान में क्या बन गया है? आईआईटी। वर्तमान में क्या बन गया है? आईआईटी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए भारत का सबसे पुराना आईआईटी कौन सा है, तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज या रुड़की आईआईटी भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसको कहाँ स्थापित किया गया था? आप समझ सकते हैं कहां पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन चर्चा के योग्य। यस, अगला, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया का सबसे प्रमुख, सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? देखो ध्यान देना, कहता एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है। इनमें से पूछ रहा है कि बताइए एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है। तो भैया जो अजीम प्रेम जी है नहीं है, शिव नाडर भी नहीं है, दलीप सिंह भी नहीं है। ये आप लोग पढ़ने की कोशिश ही कर रहे होंगे। सारे के सारे कहाँ के हैं? भारत के हैं। कहाँ के हैं? भारत के हैं। और ये, लेकिन ये झोंग सान सान जो है चीन का है। कौन? झोंग सान सान। झोंग सान सान चीन का है। और ये किस बिजनेस से जुड़ा हुआ है? सबसे पहली बात तो क्या, ये विश्व एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, ये किस से जुड़ा है? तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये भाई बोतल बंद पानी, ध्यान देना, पानी में भी देख लो कितना लाभ है। बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका, और कोरोना का टीका, कोरोना का टीका से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये भारत का एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और चीन का निवासी है। कहाँ, किस देश का निवासी है? चीन का निवासी है। क्लियर होगी बात। अब यही हम लोग एक छोटी सी बात और कर लेते हैं बच्चे, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है? तो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है?
तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है, तो आप बताओगे जेफ बेजोस। ये जेफ बेजोस का बिजनेस क्या है जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? जेफ बेजोस किस चीज का बिजनेस करता है जिससे सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये जो अमेजन है, अमेजन का फाउंडर है, ये अमेजन का फाउंडर है, तो इसलिए विश्व का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया अमेजन का फाउंडर। क्लियर होगी बात सर? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। यस डियर चाइल्ड, देखिए कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट बात है, इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट बात है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए की ब्याज राशि, एथेनॉल है ये बेटे, क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल बेसिकली इसका प्रयोग किस में होता है? एथेनॉल का प्रयोग होता किस में? मुद्दा यह है कि बताइए एथेनॉल का प्रयोग किस में होता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए बच्चे एथेनॉल का प्रयोग किस में होता है। तो भारत सरकार ने तय किया है कि ये हम जो है इस एथेनॉल का प्रयोग आपके तेल में प्रयोग करेंगे, कच्चे तेल में, या मैं कहूं डीजल में प्रयोग करेंगे, और डीजल में एथेनॉल मिलाया जाएगा, और इसका निर्माण, इस एथेनॉल का निर्माण किससे होगा? गन्ना से होगा। इसका निर्माण, एथेनॉल का निर्माण किससे होगा भैया? गन्ना से होगा। किससे होगा? गन्ने से होगा एथेनॉल का निर्माण। क्लियर? और 2023 तक 20% से अधिक, कितना? 20% से अधिक गन्ने को, 20% से अधिक एथेनॉल को आपके तेल में मिलाया जाना प्रारंभ कर देंगे। कब तक? 2023 तक 20% एथेनॉल, यानी कि गन्ना किसानों की बल्ले बल्ले होगी जिस दिन ये जो है किसमें मिलना शुरू हो जाएगा? डीजल में या तेल में मिलना शुरू हो जाएगा एथेनॉल, उसी दिन क्या हो जाएगा मेरे बेटे? 20%, उसी दिन गन्ना किसानों का भाव और उचित मिलना शुरू हो जाएगा। तो किसान उस टाइम बाट देखा करें कि भैया किस दिन जो है रेट क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने अफसपा, केंद्र सरकार ने क्या? अफसपा, AFSPA, अफसपा, केंद्र सरकार ने अफसपा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है? तो सबसे पहले तो अफसपा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए? अफसपा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आर्मर्ड फोर्सेज, आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, 1958। ध्यान देना क्या कहता है मैंने बेटे? अफसपा, अफसपा की फुल फॉर्म है आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। क्या सवाल पूछ रहा है? किस राज्य में अगले 6 महीने तक इसको लगा दिया गया? किस राज्य में अगले 6 महीने तक इसको लगा दिया गया? तो सवाल का आंसर जो जाता है, वो सवाल का आंसर जाता है भैया किस में? तो सवाल का आंसर जो जाता है वो नागालैंड में लगा दिया गया। किसमें? नागालैंड में। अब मुद्दा ये आया कि जब ये अफसपा का निर्माण हुआ था तो इसको किस लिए स्थापित किया गया था? किस लिए स्थापित किया गया था? क्या था कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य और जम्मू कश्मीर में को अशांत क्षेत्र घोषित कर रखा था, और अशांत क्षेत्र को शांति में लाने के लिए क्या किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा एक सैनिकों को, वहां जो काम करने वाले सैनिकों, उनको विशेष जो है क्या दे दिया गया? अधिकार प्रदान कर दिया गया। किसके माध्यम से? अफसपा के माध्यम से। यहाँ नागरिकों के मूल अधिकारों में कमी कर दी गई, और किसके किसके मूल अधिकार बढ़ा, किसके अधिकार बढ़ा दिए? मिलिट्री के मूल अधिकारों को, मिलिट्री के अधिकारों को और अधिक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यस, दुजको घाटी कहां पर स्थित है? जहां के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। दुजको घाटी कहां पर स्थित है? जहां के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। तो ये दुजको घाटी जो है ये मणिपुर लगी हुई थी। कहां पर? मणिपुर। अब याद रखना, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मणिपुर और नागालैंड,
मणिपुर और नागालैंड में स्थित है दुजको घाटी, दजूको घाटी, ठीक है नहीं। अब ये जो दजूको घाटी है ये किस लिए प्रसिद्ध है? अपने फूलों के लिए। किसके लिए? अपने फूलों के लिए, और फूलों के लिए और पर्यटन के लिए और जैव विविधता के लिए। पर्यटन और जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों के लिए, पर्यटन के लिए और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? दुजोको घाटी। क्लियर होगी बात बच्चे? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे हम लोग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। यस, हाल ही में कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ध्यान से सुने। देखो, किसको पछाड़ दिया बेटे? ऑस्ट्रेलिया को। और किसने पछाड़ा होगा निम्न में से? निम्न में से किसने पछाड़ा होगा? तो आप सब लोग बता सकते हैं, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने पछाड़ दिया। न्यूजीलैंड, यानी कि टेस्ट रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर चला गया? न्यूजीलैंड चला गया। अब उसके बाद आता है वनडे। वनडे मैच, ठीक है नहीं। वनडे मैच, वनडे मैच में कौन प्रथम स्थान पर चला गया? तो यहां आप लोगों को बताना है, यहां आपको बताना है वन प्रथम स्थान पर कौन चला गया। तो वनडे मैच में प्रथम स्थान पर कौन चला गया भैया? यहां भी न्यूजीलैंड का कब्जा है। यहां भी किसका कब्जा है? न्यूजीलैंड का कब्जा है। किसमें? वनडे में भी। और अगर हम लोग करें कि भैया T20 में कौन से स्थान पर है, और यहाँ वनडे में भारत के स्थान, ये तो पहला है न्यूजीलैंड का, तो दूसरा किसका है? भारत का, ठीक। और अगर हम लोग T20 में भारत की पोजीशन करें पता, तो T20 में भारत की पोजीशन क्या है? प्रथम है। T20 में भारत की पोजीशन कितनी है? प्रथम है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। क्लियर होगी बात? अगला सवाल। यस, किस संस्थान के विद्यार्थियों ने विश्व में सबसे हल्का फेमटो सैटेलाइट क्लामसैट का निर्माण किया है? क्लामसैट का निर्माण किया है। कहता है कि फेमटो सैटेलाइट का निर्माण, सबसे छोटा नैनो सैटेलाइट भी इसको हम लोग कह सकते हैं, नैनो सैटेलाइट, क्लास सेट, नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये क्लामसैट, सॉरी क्लामसैट, क्लामसैट, ये क्लामसैट का जो है निर्माण किसने किया है? फेमटो सैटेलाइट क्लामसैट का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण जो है शास्त्रा यूनिवर्सिटी ने किया है। शास्त्रा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, शास्त्रा यूनिवर्सिटी ने किया है। जो कहां की यूनिवर्सिटी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु, तमिलनाडु, शास्त्रा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु ने किया है। और ये छात्र थे रियासुद्दीन शमसुद्दीन, जिस छात्र का नाम था जिसने इसका निर्माण किया है, इंपॉर्टेंट नाम है रियासुद्दीन शमसुद्दीन, इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आप लर्न कर लेंगे। रियासुद्दीन शमसुद्दीन, दोनों के दोनों लर्न कर लीजिए आप लोग। क्लियर होगी बात बेटे? कलाम सेट, कलाम अब्दुल कलाम के नाम पर है, कलाम सेट का निर्माण किया है। और जो इसका निर्माण किया गया है वो कार्बन फाइबर बहुलक द्वारा किया गया है। कार्बन फाइबर बहुलक, कार्बन फाइबर बहुलक द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया बच्चे? कार्बन फाइबर बहुलक द्वारा किया गया है। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं मैं। यस डियर चाइल्ड, अगला सवाल। विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बस ये तो कोई विशेष बात है नहीं, बस इसमें आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि भैया विदेश राज्य मंत्री कौन है। सवाल यहां ये नहीं था कि भैया क्या ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पेट्रोल पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। ये किसके लिए? प्रवासी भारतीयों के लिए है, ताकि एक दूसरे की उसको जान सके। प्रवासी भारतीयों के लिए इसका निर्माण हुआ। किसके लिए? प्रवासी भारतीयों के लिए। तो मेरा जो सवाल केवल ये बताने के पीछे कि ये विदेश राज्य मंत्री का नाम,
विदेश राज्य मंत्री का नाम देखो। मंत्री, विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है? आप लोग देखते भी रहते होंगे, एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। अब बाकी जो जितने भी नाम लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है, तो इसके पास तो विदेश राज्य मंत्री का दर्जा क्यों लेगा? आप जो है जयशंकर, मैंने विदेश मंत्री बता दिया। स्मृति ईरानी कपड़ा एवं उद्योग मंत्री में भी कपड़ा एवं उद्योग मंत्री है, तो कौन बचता है? वी मुरलीधरन। वी मुरलीधरन कौन बचता है बेटे? वी मुरलीधरन बचता है। तो इसका मतलब विदेश राज्य मंत्री कौन है? वी मुरलीधरन है। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं बच्चा। यस मेरे बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जरा फटाफट जवाब देंगे, कोशिश करिए जवाब देने की। उसके बाद मैं आप लोगों को बात बताता हूं। 5 जनवरी पर हम लोग पहुंच गए। कितनी जनवरी पर? 5 जनवरी पर पहुंच गए। ठीक है, तो 5 जनवरी में मेरा पहला सवाल, नासा का स्पेस क्राफ्ट जीनियस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है? देखो, बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री हैं, हम लोग ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन एक बात को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें जब मेरे को तुक्का मारने का भी काम आए, तो मैं कम से कम अपने देश के व्यक्ति के नाम का तो तुक्का मारूं। कल्पना चावला, विश्व प्रसिद्ध कल्पना चावला को तो जानते होंगे। भारत की पहली ऐसी महिला थी, हालांकि रहती कहां थी? अमेरिका में। भारतीय ऐसी पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। कौन? कल्पना चावला। भारत की ऐसी पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, जिसका नाम था कल्पना चावला। उसके नाम पर ही इस स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा गया है। क्लियर होगी बात? इसके नाम पर ही स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट वन। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताओ, मेरा एक आप लोगों से प्रश्न है। ये जो कल्पना चावला थी, जब ये अंतरिक्ष से वापस आ रही थी पृथ्वी पर, तब इसका एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस विमान का नाम बताओ क्या था? क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो आप बताओ क्या नाम था उसका? और उस दल में कितने व्यक्ति थे? कोलंबिया, उसका नाम था कोलंबिया। उसका नाम क्या था? कोलंबिया। और दल में 7 सदस्य थे। उस दल में कितने व्यक्ति थे? 7 व्यक्ति थे, 7 सदस्य थे। उस दल में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट वन। यस, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कहता है एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले तो मुझे बताओ, एनसीसी है क्या? बेसिकली एनसीसी है क्या? एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? पहला सवाल तो मेरा आप लोगों से यही है कि आप लोग मेरे को एनसीसी की फुल फॉर्म बताओगे। एनसीसी की फुल फॉर्म का नाम बताइए। एनसीसी है बेटे नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। दूसरा, महानिदेशक तो बाद की बात है। दूसरा, एनसीसी की स्थापना कब हुई? मेरा सवाल आप लोगों से, एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो जरा इस सवाल का उत्तर भी दे दीजिए कि एनसीसी की स्थापना कब हुई। एनसीसी की स्थापना कब हुई बताओगे कोई बच्चे? एनसीसी की स्थापना कब हुई? कोई बालक ऐसा है जो बताए? ठीक है, मैं बता देता हूं। 16 अप्रैल 1948। 16 अप्रैल 1948। 16 अप्रैल 1948 एक समिति थी, जिसकी समिति की रिपोर्ट पर इसको जोड़ा गया था। उसका नाम था कुंजरू समिति। कुंजरू समिति। हरदनाथ कुंजरू आपने सुना होगा ना, कुंजरू समिति। कुंजरू समिति की रिपोर्ट पर इसको बनाया गया था। किसको? एनसीसी का निर्माण कुंजरू समिति की रिपोर्ट कर बनाया गया था। अब आप सब लोग जानते ही हैं एनसीसी का मोटो क्या है? मोटो वाक्य। एनसीसी का मोटो क्या है? एनसीसी का मोटो क्या है? कोई बताएगा?
एनसीसी का मोटो कौन है? एनसीसी का मोटो तो मैं बता देता हूं, एकता एवं अनुशासन। एकता एवं अनुशासन, एकता एवं अनुशासन। एनसीसी का मोटो जो है एकता एवं अनुशासन है। क्लियर होगी बात? और एक एनसीसी का गीत भी है, एनसीसी का गीत भी है। एनसीसी का गीत कौन सा है मैं बताता हूं। गीत, एनसीसी का गीत है भैया, हम सब भारतीय हैं। हम आगे वो बताएगा सब, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय हैं। इसके रचनाकार कौन है? एनसीसी के गीत के रचनाकार, हम सब भारतीय के रचनाकार कौन है? तो आप बताओगे सुदर्शन फाकिर। इसके रचनाकार का नाम है सुदर्शन फाकिर। सुदर्शन फाकिर, इसके रचनाकार का नाम क्या है भैया? सुदर्शन फाकिर है। क्लियर होगी बात बेटे? इसके रचनाकार कौन है? सुदर्शन फाकिर। नेक्स्ट, अब मुद्दा तो ये आया कि ओरिजिनल सवाल था जो, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो इसका महानिदेशक बनाया गया तरुण कुमार को। तरुण कुमार। मेरी कोशिश ये है करंट अफेयर के साथ उससे रिलेटेड चीजें भी आप लोगों को साथ साथ बताता चलूं। मेरी कोशिश आप लोगों के साथ ये है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अब हम लोग लेके आएंगे, अगला क्वेश्चन। यस बच्चा, भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम कोच का निर्माण कहां किया है? भारत ने नए विस्टाडोम कोच का निर्माण कहां किया है? रेलवे ने नए विस्टाडोम कोच, कोच का मतलब डिब्बे की बात हो रही है। यहाँ इसका निर्माण कहां किया गया है? पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं विस्टाडोम किसके लिए बनाया गया है। ये विस्टाडोम जो है, विस्टाडोम जो बनाया गया मेरे बच्चे, ये विस्टाडोम बनाया गया मेरे बाल को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों के लिए, पर्यटकों के लिए, पर्यटकों के लिए। इसका निर्माण किसके लिए किया गया? पर्यटकों के लिए किया गया। ठीक, क्लियर। अब मुद्दा यह आया कि बताइए इसका निर्माण कहां हुआ। तो आप बता सकते हैं इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो डी और सी आंसर जाएगा, चेन्नई में। चेन्नई में इसका निर्माण हुआ। कहां निर्माण हुआ? चेन्नई में। और ये पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। यस, सेल, सेल, सेल पढ़ाने के लिए मैंने काफी मेहनत किया है। तो आप लोग जो है, भारत की जो सेल है महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न। तो आज 3 प्रकार की कंपनियां हैं, उनमें मैं तीनों प्रकार की कंपनियों पे वापस से चर्चा करूंगा। सबसे पहली कंपनी है महारत्न। ठीक, तो महारत्न कंपनियों की संख्या, सबसे पहला सवाल तो क्या कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो आप बता सकते हैं महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो आप बता सकते हैं महारत्न कंपनी कितनी है? 10 है। उनके नाम लिख देता हूं क्योंकि वो आपको 4 नाम देगा और से एक जो है महारत्न कंपनी नहीं होगी। तो महारत्न कंपनियों के सबके नाम क्या होने चाहिए? आपके याद होने चाहिए। महारत्न कंपनियों के सबके नाम आपके याद होने चाहिए। मैं उनके नाम नोट करवाता हूं, आप लोग उनको लर्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले, उसके बाद इसकी चीजें और कुछ बताऊंगा। नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 महारत्न कंपनियों में। नंबर 1 पर बात करते हैं BHEL, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। नंबर 2 पे बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक, BPCL, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। नंबर 3 COL कोल। नंबर 4 गेल, GAIL, गेल। नंबर 5 HPCL, नंबर 6 आपका IOCL। नंबर 7
नंबर 7 पे आपकी कंपनी आती है भैया एनटीपीसी। नंबर 8 पे आपकी कंपनी आती है बेटे ओएनजीसी। नंबर 9 पे आपकी कंपनी आती है बेटे पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। नंबर 10 पे आती है आपकी सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है नहीं? तो ये जो है कितनी कंपनी है, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10। ये सब की सब याद होनी चाहिए। मे भी आप सब लोग याद भी रख सकते हैं। देखो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये पावर से रिलेटेड है, ये इलेक्ट्रिक है, ये पेट्रोलियम है, ये भी पेट्रोलियम है, ये भी पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये भी पेट्रोलियम है, इंडिया ऑयल एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी पेट्रोलियम है, ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की सबसे ज्यादा बिजली बनाती है वो ये है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ये भी ऑयल से रिलेटेड है, पीजीसीआईएल, SAIL सेल, ठीक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब मुद्दा ये आता है कि महारत्न कंपनियां होती कौन सी हैं। मुद्दा यह है, ऐसा थोड़ी हम लोग उठा के नाम रख देंगे कि ये महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनियों के लिए योग्यता क्या है? सबसे पहली बात, महारत्न कंपनियों के लिए योग्यता क्या है? क्लियर भाई? योग्यता हम लोगों को नहीं पता होगा तब तक कैसे हम लोग बताएंगे कि महारत्न कंपनियां कौन सी होती है? तो दो छोटी छोटी योग्यताएं बताता हूं। 3 वर्षों का जो वार्षिक औसत व्यवसाय है, 3 वर्षों का वार्षिक औसत व्यवसाय, ₹25,000 करोड़ का होना चाहिए। औसत वार्षिक व्यवसाय कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ रुपए का एक साल का व्यवसाय वो जरूर कर रही हो तो जो है वो क्या होगी? लाभकारी होगी। अब दूसरा नंबर आता है, सेकंड दूसरा नंबर आता है आपका उसकी वार्षिक जो बचत है, वार्षिक शुद्ध लाभ। मैं लिख सकता हूं वार्षिक शुद्ध लाभ, वार्षिक शुद्ध लाभ 3 साल का, 3 साल का वार्षिक शुद्ध लाभ निकालेंगे। यहां भी वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ होना चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए वार्षिक शुद्ध लाभ। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, यहां आप लोग समझेंगे अगर इनमें से कोई सी भी एक बिखरी, मैं कहूं 10 की 10 बिक गई, तो 50,000 करोड़ का मिनिमम नुकसान है। 50,000 करोड़ रुपए का मिनिमम नुकसान है भारत सरकार को। और वो 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी? वर्तमान में तो ये जो आय है या 25,000 करोड़ जा रही है, इतना लाभ ले रहे हैं इनसे, ठीक है नहीं? 25,000 करोड़ रुपए के आसपास जा रही है। तो ये जो है आप लोग जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा, ये तो मैंने बताई महारत्न कंपनी। महारत्न के बाद दूसरी होती है नवरत्न कंपनी। क्लियर हो गया हो तो लिख नोट कर लेंगे। उसके बाद आता है नवरत्न कंपनी। कौन सी कंपनी मेरे भाई? नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी महारत्न के बाद दूसरे लेवल की जो कंपनी है उसका नाम है नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14। मैं इनको हम लोग लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये आपको याद रखना नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 है। उसके बाद तीसरे नंबर की जो आती है वो आती है मिनी रत्न कंपनियां। मिनी रत्न कंपनियां, मिनी रत्न, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। मिनी रत्न कंपनियों को कितने भाग में विभाजित किया है? 2 भाग में विभाजित किया। मिनी रत्न कंपनियों को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया होता है। एक तो होती है ए श्रेणी और बी श्रेणी। तो इनकी जो संख्या है कुल मिला के 73 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 73 है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कंपनियां हुई। खैर, अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? सेल। तो सेल का जो महिला अध्यक्ष है उसका नाम है सोमा मंडल। मंडल, उसका नाम है भैया क्या? सोमा मंडल। सेल के जो है सोमा मंडल है। नेक्स्ट वन, ये मैं थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं, अब जवाब देंगे। यस, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। जरा इस सवाल का आप लोगों को जवाब देना है। सवाल आया, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कलाई और रोजगार योजना का प्रारंभ किया?
मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना का प्रारंभ किया? बताओ जरा जल्दी जल्दी। मुख्यमंत्री माटी कला योजना का निर्माण किया किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया? देखो माटी, पहले तो आप लोग समझ लीजिए माटी का काम कौन करते हैं। माटी का काम कौन करते हैं? कुम्हार जाति के लोग। कौन करते हैं भैया? कुम्हार जाति के लोग करते हैं माटी का काम। माटी का काम कौन करते हैं भाई? कुम्हार जाति के लोग करते हैं। और ये जो परियोजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में की गई है। और भैया इनके लिए तो गजब की बात यह है कि 10 लाख रुपए का लोन, कितने का? 10 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। बिना ब्याज और बिना गारंटी। बिन ब्याज और बिन गारंटी के प्रदान किया जाएगा। और ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है? उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई योजना है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं, जरा जवाब देने की कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे। यस, अगला सवाल एडीबी। अगला सवाल है भारत और एडीबी ने असम राज्य में 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए कितने मिलियन डॉलर? देखो सवाल से मेरा कुछ ज्यादा मतलब नहीं है कितने मिलियन डॉलर, बहुत सारी जगह डॉलर्स का तो यूज किया जाएगा। मेरा काम किससे संबंधित है? केवल इससे, एडीबी से। एडीबी पढ़ाना है। एडीबी कितने मिलियन डॉलर है, इस तरह का सवाल तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ये जो कितने मिलियन डॉलर वाला है बैंकिंग का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है, ना कि आपके यूपीएसआई वगैरह के। लेकिन जो एडीबी है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए पहले तो। ये क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक पहला तो क्या होना चाहिए? एशियन डेवलपमेंट बैंक, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? दूसरा सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में। तीसरा सवाल, इसका मुख्यालय कहां है? तीसरा सवाल ये, इसका मुख्यालय कहां है? मनीला। तीसरा सवाल है इसका मुख्यालय कहां है? मनीला में। अब चौथा सवाल, इसमें जो है, इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 68। पांचवा सवाल, इसके अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट। इसके अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है विश्व बैंक की तर्ज पर ही काम करता है। किसकी तर्ज पर काम करता है? विश्व बैंक की तर्ज पर ही काम करता है। इसी प्रकार से ऋण प्रदान कराता है। विश्व बैंक की तर्ज पर ही काम करता है, इसी प्रकार से ऋण प्रदान कराता है। क्लियर होगी बच्चे बात? अब यहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष में बात करूंगा मसत सुगहू असाकावा। और ये कहां का है बेटे? जापान का। मसत अगहू आसाकावा कहां का है भैया? जापान का। तो क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके लिए। यस, अगला सवाल, वाहना मास्टर क्लास। वाहना मास्टर क्लास पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? तो नोट कर सकते हैं, इसको अल्फ्रेडो कोविली द्वारा किया गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ए आंसर इसका आता है। इस सवाल का आंसर कितना आ जाता है? ए आंसर आ जाता है भैया। इस सवाल का आंसर क्या आ जाता है? ए, राइट। नेक्स्ट वन, अगला सवाल हम लोग लेके चलेंगे। अगला सवाल हम लोग लेके चलेंगे। कहते हैं हाल ही में किससे रेलवे का नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है? देखो कल जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि रेलवे का उत्कृष्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? विनोद कुमार यादव को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? ओहो सॉरी, क्वेश्चन लगा दूं। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन में हाल ही में किसे रेलवे का नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो कल जब मैं एक क्वेश्चन पढ़ा रहा था जिसमें रेलवे ने बेस्ट एम्प्लॉय का पुरस्कार दिया था, तो इस सीईओ को दिया था और मैंने आप लोगों को पढ़ा था कौन? मैंने आप लोगों को उसका नाम बताया था क्या? विनोद कुमार यादव। तो अब उसकी जगह जो आए हैं, विनोद कुमार यादव की जगह
उनका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रबंध निदेशक, और भैया उनका नाम है सुनीता शर्मा। जब उसके स्थान भारतीय रेलवे का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सुनीता शर्मा को। सुनीता शर्मा को किया गया है। किसको किया गया है? सुनीता शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। यस, कहता हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हुआ है, वे किस राज्य से थे? मुद्दा यह है किस क्षेत्र से थे, राज्य की बात नहीं मैं करता, किस क्षेत्र से थे शांतनु महापात्रा। और किस क्षेत्र का मतलब वो क्या थे? पत्रकार थे, राजनेता थे, कार्टूनिस्ट थे। तो आप लोग लिखेंगे ये ओडिया, ओडिया संगीतकार थे। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, और एसएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनकी मृत्यु हाल ही में होती है, जिनकी नियुक्ति हाल ही में होती है। कम से कम 3 सवाल आते हैं करंट अफेयर में की अगर बात करें। क्लियर होगी बात बेटे? अगला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। केंद्र, अच्छा लेके आता हूं, कोई खास नहीं है, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, इस पे मैं ऑलरेडी आपके साथ चर्चा कर चुका हूं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये कहता है केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को कब तक बढ़ा दिया है? तो 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया, कल भी चर्चा इसके ऊपर हुई थी। थैंक यू। आज के लिए करंट अफेयर में इतना ही है। इसमें 4 और 5 तारीख ही कर पाया हूं मैं, तो क्योंकि उसके साथ में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। ठीक, तो 6 तारीख और 7 तारीख को कल हम लोग लेंगे। थैंक यू।